Good morning, friends. I welcome you all in my channel HS प्रिपरेशन विद प्रदीप। और मैं अभी आपके सामने हूँ जो न्यूज़पेपर्स रीडिंग्स है बुधवार 21 अप्रैल 2021 को। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ दो न्यूज़पेपर, दिव्य हिमाचल और इंडियन एक्सप्रेस, जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं हिमाचल में। ठीक है, जो इन दो न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ोगे तो हिमाचल के कोई भी जो एग्ज़ाम है उनको आप इजीली, जो करंट अफेयर का जो सेक्शंस आता है और उसमें जो कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड, तो वो भी इसमें आ जाते हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको कहीं दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो पहला जो मैंने न्यूज़पेपर से निकाला है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शायद क्वेश्चन जो अब किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चरपाला जो स्टाइल है, चरपाला शैली बोलते हैं इसको। ये देवता के रथ जो सुकेत शैली होती है, देवता के रथ निर्माण की, उसको चरपाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से एग्ज़ाम में हो सकता है, किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि चरपाला शैली किससे संबंधित है। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं कि देवता के रथ बनाने की शैली। ठीक है, तो ये एक शैली है जो सुकेत रियासत, जो अब आजकल सुंदरनगर या उससे सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं अप टू आपके तत्तापानी तक, वहाँ तक जो सुकेत रियासत थी पहले वहाँ तक थी। तो यहाँ पे अभी भी जो देवता का रथ जिस शैली से बनाया जाता है उसको चरपाला शैली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है, देखो उसमें एक और आया हुआ है कि यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन पर सुप्रीम रोक। इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लखनऊ हाई कोर्ट था उसने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है रोक लगा दी। अभी यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि इसमें ये मैंने जो हेडिंग्स और ये हेडलाइंस या सॉरी ये न्यूज़ किस लिए ली हुई है, ये मैंने इसलिए ली हुई है क्योंकि इसमें आता है एक केस, वो होता है जुडिशियल एक्टिविज़म। जो मैं बताता हूँ आपको कि आपको हो सकता है कि ऐसे भी कहीं पे आ सकता है कि आजकल जो है सरकारों के जो भी निर्णय में जो दखल रहता है, हाई कोर्ट का रहता है, सुप्रीम कोर्ट का रहता है, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज़म बोलते हैं। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है एक्चुअल में कि आपको, जैसे हमारे संविधान के 3 अंग हैं, जैसे जुडिशरी हुई, एग्जीक्यूटिव हुई और पार्लियामेंट हुई। ठीक है, तो ये तीन है। ठीक है, तो इन तीनों में जो है अलग अलग, इनको तीनों को जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो इसमें अगर एक भी अंग कोई इसमें आपस में दूसरे की कार्यों में दखल दे तो उसको बोलते हैं एक्टिविज़म। ठीक है, या जो उससे क्या होता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि जुडिशरी बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बस जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करती है, तो उसी को ही हम जुडिशियल एक्टिविज़म बोलते हैं। तो इसी के तहत जो है, अभी जैसे आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो भी काम है वो सरकार का काम है। उसमें जो प्रशासन का काम है, जो कि लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका कैसे व्यवस्था करनी है, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई PIL लगी थी उत्तर प्रदेश की, सॉरी हाई कोर्ट में, कि उससे प्रबंधन से रिलेटेड, तो उसमें जो है हाई कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट ने इसको आदेश दे दिया कि इन 5 शहरों में इसको लॉकडाउन लगाया जाए। तो उसको लेके सरकार जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो इसको आपको तो पढ़ लेना। तो ये आपको जो है एक आप केस जो है लिख सकते हैं कहीं पे भी। अगर आपको GS के पेपर 2 में आपको आता है कि कोई ऐसा के जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म से, तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो है एक केस बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को भी रोक लगा दी गई थी, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट ने कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया था। ठीक है, तो ये जो है केस बन जाता है, जो ये एग्जाम्पल बन जाता है, और ये आपका जो, अगर आप ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है देखो एक आर्टिकल आया हुआ है
विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस में है। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट का काम क्या है। इसमें दिया है इट इज़ अबाउट साइंस एंड पॉलिसी विच आर नॉट द डोमेन ऑफ जुडिशरी बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कुछ लॉकडाउन वगैरह लगाना जो है जुडिशरी का काम नहीं है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसलिए द कोर्ट unwavering commitment to fairness and the rule of law has been exceptional, especially since other institutions have buckled under pressure। ये बोल रहे हैं कि बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जो जिनका काम जो है, जो अपना काम जो है पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, किसी प्रेशर के कारण जो नहीं कर पाती, बट जुडिशरी जो है इस प्रेशर में आती नहीं है और अपना काम जब वो करने लग जाती है तो इसको फिर जो है इसको एक्टिविज्म बोला जाता है, ठीक है। बट बता रहे हैं कि बट इट्स डायरेक्टिव ऑन लॉकडाउन बॉर्डर्स ऑन जुडिशियल ओवररीच, लेकिन इसका जो आदेश थे वो जो जुडिशियल ओवररीच अदरवाइज और जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल को जब आप पढ़ लोगे और इसको इससे साथ मिलाओगे तो ये आपको अच्छी तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या क्या मामला है, ठीक है। उसके बाद एक और जो यस ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अब ये देखो एक और आया हुआ है आर्टिकल, कोरोना काल में अंतिम संस्कार का भी कारोबार। अब ये जो आर्टिकल है, अब आप इसको पढ़ोगे कि इसमें कि बेंगलुरु की कोई एजेंसी है अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विसेज करके इन्होंने क्या किया है, जो कोरोना की जो डेथ होती है उसका जो कैसे वो उसके जो लास्ट राइट्स हैं, जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो ये एजेंसी अपने आप पूरा करती है। और उसमें इन्होंने भी पैकेज बना के रखे हुए हैं। तो इस पैकेज को क्या है कि फ्यूनरल पैकेज दे के रखा है। तो ये देखो मेरा इस आर्टिकल को दिखाने का ये काम नहीं था कि कॉर्पोरेटाइजेशन किस तरह हो रहा है, ठीक है, या किस तरह जो है जो आजकल जो है हर एक चीज़ का व्यापारीकरण हो रहा है। लेकिन ये है कि देखो इसमें आपको हमेशा कहीं पे भी कोई ऐसे चाहे एग्ज़ाम एचएएस के हैं, चाहे एलाइड्स के हैं या दूसरे एग्ज़ाम हैं, उसमें जो आपको ऐसे आता है, एक जो है कल्चर से रिलेटेड भी आपको एक ऐसे आता है। तो वहाँ पे आप ये जो है ये इससे रिलेटेड जो आर्टिकल आया है इससे आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा, या आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं कि कोरोना काल में जो है अंतिम संस्कार में कारोबार हुआ था। मतलब इतना व्यापारीकरण हो गया है हमारे इसका कि संस्कृति का, कि हमारे जो सांस्कृतिक जो हमारे रीति रिवाज थे उन सब का भी व्यापारीकरण हो गया है। और इवन जो है कोरोना काल में हमने देखा कि अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ जो है एजेंसियां बनाई गई हैं। तो ये जो है इस तरह आप फिट कर सकते हैं इसको और आपको जो है अच्छे मार्क्स जो है मिल सकते हैं। उसके बाद जो आगे है एक और आर्टिकल आया हुआ है, देखो ये आर्टिकल है रोमांच की नई दुनिया दिखाएगा शीशे का पुल। देखो ये जो है ये एक जो शीशे का पुल है कि ये बन रहा है श्री नयना देवी में, ठीक है। श्री नयना देवी में जो शक्तिपीठ है वहाँ पे ग्लास स्काई वॉक ब्रिज निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। उसमें आपको ग्लास स्काई ब्रिज है एक, उसका निर्माण हो रहा है और ये जो है इंडिया में दूसरे नंबर का है। पहला जो है इसमें राजगीर है, बिहार के राजगीर में, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा इंडिया का ऐसा ग्लास स्काई वॉक होगा जो श्री नयना देवी ट्रस्ट में लगेगा और इसके लिए प्रोसेस शुरू होगी। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भारत का दूसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि श्री नयना देवी में। ये आपको वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक ऐसा देखो एक और उसमें एक एस्पेक्ट और आता है कि देखो इसमें देखो श्री नयना देवी में अपनी तरह का ऐसा ब्रिज बनने से धार्मिक पर्यटन की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। ब्रिज का ट्रैक 100 मीटर या इससे अधिक लंबा होगा। इसके लिए साइट भी दिखी गई है। वैली साइट पर इस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और इसके बनने से लोग ग्लास के ऊपर चलेंगे तो लगेगा कि हवा में चल रहे हैं। आपको पता है कि आजकल जो भी जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो या कहीं भी, तो आपको पता है कि कोई भी आजकल एक प्रोजेक्ट होता है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। अभी जैसे ये ब्रिज है तो ब्रिज को उन्होंने स्काई ग्लास का बना के एक देखो एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। एक तो जो है धार्मिक पर्यटन तो है ही है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जो है ये एक तरह का एक और पर्यटन के लिए एक और
एक अजूबा होगा, वो इंडिया में दूसरे नंबर का ब्रिज होगा, तो उससे बहुत से यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग वहाँ पे देखने के लिए जाएंगे। जैसे आपका अटल टनल, जो अभी अटल टनल का निर्माण हुआ था, तो ये जो है अटल टनल से पर्यटन का भी उसके स्ट्रेटजिक जो हो गया, उसके सामरिक दृष्टि से वो भारत के लिए मददगार हुआ। और दूसरी क्या हुआ कि उसमें पर्यटन के लिए भी वो नई 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 उसने डायरेक्शन खोल दी। तो ये सब चीज़ें जब आप देखोगे तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी और आपको मेंस में भी लिखने में भी इसमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद तीसरा एक क्वेश्चन आएगा जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एक्टर किशोर नांदलस्कर, ये जो आपको पता है कि बहुत से जो ये जो सिंघम और उसने जो बहुत सी जो उसमें मूवीज़ थी उसमें काम किया हुआ है और इनकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता की मृत्यु हुई, तो कोरोना से किस अभिनेता की मृत्यु, किशोर नांदलस्कर। उसके बाद एक और न्यूज़ आई है, नेरचौक में होगी कोरोना पर रिसर्च। ये जो है अभी देखो, वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, ये जो है हिमाचल में 2 ही हैं, एक टांडा में है और दूसरी शिमला में है। और तीसरी जो वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब जो है ये अभी नेरचौक में खुलेगी। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब जो है कहाँ है, इनमें से किन किन शहरों में है। तो आस्था शिमला, कांगड़ा और मंडी। तो आपको इनमें से हो सकता है कि इनमें से और 3-4 ऑप्शन आ जाए, तो आपको इनमें से लिखना है शिमला, कांगड़ा, मंडी, अगर यहाँ से आ जाएगा तो ठीक है। और एक और देखो, अभी एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो शुरू के 3 महीने हैं इसमें जो 47%, जो 47% जो अपराध हैं वो जो है मंडी, कांगड़ा और शिमला में दर्ज हुए हैं। मतलब मंडी, कांगड़ा और शिमला अपराध के मामलों में या क्राइम के मामलों में नंबर 1 पर है, जिसमें 47% जो अपराध हैं वो मंडी, कांगड़ा और शिमला से ही दर्ज किए गए हैं। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि आपकी जो समाज की क्या स्थिति है, वहाँ के समाज की क्या स्थिति है, किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था है, वो किस तरह की वहाँ पे जो है ये परिवर्तन हो रहा है रीति रिवाजों में, जिसकी वजह से क्राइम जो बढ़ रहा है, और किस तरह वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये जो है आप इस एग्जाम्पल को और इन सब डेटा की, ये जो डेटा दिया गया है इधर, इसको आप कहीं पे भी ऐसे में या आपके ऑप्शनल में, जो अगर सोशोलॉजी ऑप्शनल है या दूसरे कहीं एग्ज़ाम में आपका हो सकता है जैसे जीएस पेपर 2 में, ये वहाँ पे आप जो है इसको कोट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक और जो अभी न्यूज़ आई हुई है, अभी हमारे पास भारत के लिए कुछ भी नहीं है। ये हाल ही में भारत अमेरिका संबंध के बारे में है। इसमें आपको मैं पहले बता दूंगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो ऑपरेशंस है, एक अमेरिका का जो है उन्होंने लक्षद्वीप के पास जो है जो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में आके एक्सरसाइज की थी। उसी तरह तो उससे थोड़ी सी खटास आई थी भारत और अमेरिका के संबंध में। और दूसरी, अभी देखो, अमेरिका से भारत ने मदद मांगी थी कि जो कुछ वैक्सीन्स के जो इंग्रेडिएंट्स है, लाइक उसमें कुछ जो केमिकल्स होते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरे हिंदी इसमें भी आया हुआ है इंग्लिश न्यूज़पेपर में। इसमें जो कुछ जो वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जैसे आपके बायोरिएक्टर बैग हो गए, फिल्टर हो गया, सेल कल्चर मीडिया हो गया, लिपिड नैनो पार्टिकल्स हो गए, माइक्रो कैरियर बीड्स होते हैं। ये सब जो है, इन सब को जो है भारत में इनकी प्रोडक्शन होती नहीं है और इंडिया जो है यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है इसमें। तो जब यूएस ने क्या किया, 1950 का एक एक्ट है उनका, यूएस डिफेंस एक्ट, जिसमें उन्होंने ये रखा था कि कोरियन वार के टाइम में कि कोई भी सप्लाई जो है बाहर को आप नहीं कर सकते जब तक कि आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट, जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती। और वही उन्होंने
यही जो है प्रतिबंध अभी अपने देश की जो वो संस्थाएं हैं उनके ऊपर लगाया हुआ है, जो ये जो इंग्रेडिएंट है उसको सप्लाई करती है। लेकिन अभी जब इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट जो इसका वैक्सीन की जो वैक्सीन है कोरोना की उसका निर्माण करती है, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो इस एम्बार्गो को प्लीज़ लिफ्ट दैट एम्बार्गो, बट अमेरिका ने अभी उसके मना किया है कि टिल द टाइम इट्स रिक्वायरमेंट इज़ नॉट फुलफिल्ड इट विल नॉट लिफ्ट दैट एम्बार्गो। तो उसकी वजह से ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका में जो संबंध है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ विवाद या संबंधों के कुछ हाल ही में संबंधों में आई कुछ गिरावट के कुछ कारण बताओ। तो आप इसमें ये जो एक तो आपको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सी, ये जो एक अमेरिका का ऑपरेशन है, दूसरा ये जो आपका एम्बार्गो ऑन दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वैक्सीन्स, ये सब जो दो एग्जाम्पल हैं ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है तो इजीली अगर दो आप ये लिख दोगे तो आपको 2 या 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद देखो एक और एडिटोरियल में आया है बहुत है, संगीत के बिना नई शिक्षा नीति सफल नहीं होगी। इसमें बहुत सी चीज़ें इसने बहुत अच्छी बताई है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये सब जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें ये कमी बताई गई है कि जो अगर कोई बच्चा है अगर वो एजुकेशन में अपना संगीत की तरफ अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसमें दिया गया है कि संगीत के जो म्यूज़िक के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही, ये देखो इसमें 25 वरिष्ठ वाद्य पाठशाला है जिसमें केवल 60 से 65 में ही संगीत विषय के शिक्षक मौजूद हैं। इसमें मतलब ये दिया गया है कि उतने जो है टीचर्स नहीं है म्यूज़िक के जितने कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो इसके लिए ये जो है कमी जो दी गई हुई है कि नई शिक्षा नीति में ये कमी है। नई शिक्षा नीति यदि संगीत विषय के बिना ही प्रदेश के विद्यालयों तथा महाविद्यालय में लागू कर दी जाए तो यह संगीत में रुचि रखने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। जबकि आपको पता जो नई शिक्षा नीति है वो आज जो उसका जो फॉर्मेशन किया गया है वो किया गया है जो रिसेंट जो सिचुएशन है, जो वो विद्यार्थियों की एक ये रहती है कि इच्छा रहती है कि मेरे को ये सब्जेक्ट चूज़ करना, मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लाया गया है। लेकिन अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो म्यूज़िक तरफ इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं होगा तो फिर वो जो है उस शिक्षा की तरफ या अपना जो शौक है उसको वो नहीं कर शौक को जो अपने उसमें हुनर को निखार नहीं सकते। तो इसलिए इसका एक दिया हुआ नई शिक्षा नीति का, तो ये आपको हो सकता है कि आपको कहीं पे भी आ सकता है कि राइट एक क्रिटिकल नोट ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट है वो आपको काम आएगा। उसमें और एक और आया था कि कोरोना का रक्स और ऑक्सीजन। इसमें आपको जो ऑक्सीजन की डिमांड एक हाइपोजेमिया करके इसमें देखो एक वर्ड आया हाइपोजेमिया। हो सकता है ये आपसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपोजेमिया क्या है। ये बोलता है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घटने से जो स्थिति पैदा होती है उसे हाइपोजेमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। और उसमें ये अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको कि शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये आपको इसमें है कि आपको 75 से लेके 100% तक, ये देखो 75 से 100 मिलीमीटर के बीच ऑक्सीजन है तो इसे सामान्य स्तर का माना जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का मतलब हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर खून में 75 से 100
मिलीमीटर के बीच ऑक्सीजन है तो इसे सामान्य स्तर का माना जाता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 60 मिलीमीटर से नीचे है तो इसे सामान्य से कम माना जाता है। तब आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाइपोजेमिया। तो ये आपको आ जाता है कि हाइपोजेमिया क्या है, और तो ये आपको मेंस में भी आ सकता है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी कहीं पे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको बताया गया कि कैसे आपको शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कैसे आपको मेंटेन करके रख सकते हैं, इसमें भी ये बताया गया है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद एक और आई है न्यूज़, ये कांगड़ा सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक में 100 पदों की भर्ती होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहिए, उससे जो है आपको, और मेरे जो है न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। इसमें आपको जो है अगर आप ये देखेंगे तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, तो ये आपके बहुत काम का है। ठीक है, इसके बाद एक और आया न्यू क्राइसिस इन HCSC सेट टाइमलाइन फॉर गवर्नमेंट टू क्लियर जजेस नेम्स। आपको पता है कि इसमें जो दिया गया इस आर्टिकल में कि हाई कोर्ट में टोटल जो वैकेंसीज हैं 680 के करीब हैं वैकेंसी, और उसमें 180 इसमें बहुत ही कम है जो वैकेंसी है। देखो इसमें दिया गया है कि 1080 जो हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसी है और 664 हैव बीन अपॉइंटेड बट 416 वैकेंसी आर रिमेन्स। 460 वैकेंसी जो है अभी भी भरने को है, लेकिन इसमें जो है कुछ डिले चल रही है। तो इसके रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है, प्लीज़ गो थ्रू इट। और ये जो बहुत सी जगह आपको आर्टिकल जो है बहुत सी जगह पॉइंट्स ये जो कहीं आपको सेट करने में काम आएगा। उसके बाद एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि इंजेन्युटी करके। इंजेन्युटी क्या है, आपको बहुत बार पूछ सकते हैं। इंजेन्युटी जो एक US का एक हेलीकॉप्टर था जिसको मार्स की सतह पे उसको जो है उन्होंने उड़ाया हुआ है, और इसके रिलेटेड जो है इन्होंने दिया गया है कि 40 सेकेंड की फ्लाइट हुई है वेयर इट असेंडेड अबाउट 3 मीटर इन द एयर। जिसको इसमें ये बताया गया है कि जो जो मार्सियन जो एनवायरनमेंट है, मंगल का जो एनवायरनमेंट है उसको कितना वो वीक है, उसको जो वो 1% है वो जो अर्थ के एनवायरनमेंट से, और उसमें कितनी इसको कोशिश करनी पड़ती है आपको वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाने में, वो सब दिया गया है इसमें देखो डिटेल में। तो आपको इस आर्टिकल को पढ़िए, इससे आपको मदद मिलेगी आगे क्या जो फ्यूचर में क्या आपको रोबर्स जो रोबोटिक्स जो टेक्निक्स हैं, और वहाँ पे जो मार्सियन जो रिसर्च जो प्रोब चल रहे हैं वहाँ पे मार्सियन के ऊपर, वहाँ पे क्या आगे जो फ्यूचर होगा उससे रिलेटेड है। प्लीज़ साइंस एंड टेक में आपको बहुत से काम लगता है, इस आर्टिकल को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको आर्टिकल बता दिया, वैक्सीन इनग्रेंटेड फ्रॉम US, ये भी मैंने आपको बता दिया। वो उसके बाद आपको मैंने एक और जो अभी चला हुआ जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला, ये जो क्वेश्चन है ये आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला बहुत सी जगह आपको ऐसे आएगा, और उसमें रिलेटेड जो आपको जो लेफ्ट विंग के जो रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसमें दिया गया है इस आर्टिकल में, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट। जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच। मैंने आज का थोड़ा लेक्चर भी लंबा हो गया, but I think if you read through it will be very much helpful to you, and my request to you, please like, subscribe and share my channel so that I get motivated to make more of such videos. हाँ कुछ टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।